हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर मोनिशा। वेलकम बैक टू माय चैनल सेल्फ लर्निंग। जैसा कि आप जानते हैं, यूजीसी नेट एजुकेशन की हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की एक सीरीज़ डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें लास्ट 2 क्लासेस हो चुकी हैं आपकी, जिसमें हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज उसकी मैं तीसरी क्लास ले रही हूँ और जो भी स्टूडेंट्स एजुकेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं नेट के लिए, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये सेशन। तो इसलिए लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा और वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। बहुत सारे प्रश्न आपको इसमें से मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो स्टूडेंट्स, आज हमारी तीसरी क्लास है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्लास के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा और जाते जाते लाइक ज़रूर कीजिएगा सेशन को अगर पसंद आता है तो। और जो भी हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं, ये हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, ये नंबर है जिसमें आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए तो ये PDF आपको ज़रूर मिल जाएगा। चलें, फर्स्ट क्वेश्चन है। चूँकि हम सीरीज़ कंटिन्यूटी में ले रहे हैं, इस वजह से मैंने क्वेश्चन का जो नंबर है वो कंटिन्यूटी में ही रखा हुआ है। अचेतन अभिप्रेरण का विचार किस मनोवैज्ञानिक का एक महत्वपूर्ण योगदान है? अचेतन अभिप्रेरण मतलब अनकॉन्शियसली हम किस तरीके से मोटिवेट होते हैं, ये किसने कहा था? तो आपको मैंने बताया था, आपने जब हमारा ये सेशन पढ़ा था तो उसमें आपने ज़रूर देखा होगा कि जब मैंने आपको बताया था आइसबर्ग का एक एक्सपेरिमेंट बताया था, जिसमें कि आधा जो पार्ट होता है, मतलब 1/10 जो पार्ट होता है वही बस केवल हमारा चेतन मस्तिष्क होता है, बाकी जो 90% हिस्सा होता है वो अचेतन होता है ना। और जब हम सोते हैं या फिर जो भी हमारी चीज़ें हैं जो हम सीखते हैं, बस कॉन्शियसली नहीं सीखते, लेकिन वो हमारे ये अचेतन मस्तिष्क में स्टोर हो जाती हैं। और इस अचेतन मस्तिष्क के इस पूरे कॉन्सेप्ट के बारे में हमें फ्राइड ने बताया था, इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? फ्राइड। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति अपरिपक्व, आत्मकेंद्रित, विलोभित और ध्यान आकर्षित करने वाला व्यवहार प्रदर्शन करता है। इस प्रकार के व्यक्तित्व को क्या कहते हैं? एक व्यक्ति अपरिपक्व, अपरिपक्व का मतलब क्या होता है? अपरिपक्व का मतलब होता है इमेच्योर, जो कि मैच्योरिटी ना दिखाता हो, आत्मकेंद्रित, अपने आप में सेल्फ सेंटर्ड हो, ठीक है, विलोभित हो और ध्यान आकर्षित करने वाला हो, अपने ऊपर अट्रैक्शन लाने वाला हो, जैसे बच्चे करते हैं। इस तरीके का व्यवहार करने वाला कोई अगर व्यक्तित्व है तो उसे क्या कहा जाएगा? समाज विरोधी? जी नहीं, समाज विरोधी तो नहीं होगा। व्यामोभाव मतलब छद्म रूप वाला ये भी नहीं होगा, बाध्यकारी ये भी नहीं होगा। ये एक तरीके से नाटक कर रहा है। वो व्यक्ति अपने आप को हाईलाइट करने के लिए, अपने आप को सबके सामने लाने के लिए क्या कर रहा है? नाटक कर रहा है। इस वजह से ये नाट्यपूर्ण व्यक्तित्व कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मस्तिष्क के रूप में स्वस्थ व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार दर्शाएगा? देखिए, मेंटल हेल्थ का क्वेश्चन है। मैंने मेंटल हेल्थ का आपको पूरा टॉपिक बहुत अच्छे से समझाया था, उसी से संबंधित ये प्रश्न है। उसके द्वारा की गई गलतियों के पश्चाताप पर, ऑप्शन 1 नंबर है, उसके द्वारा की गई गलतियों के पश्चाताप पर, दूसरों की गलतियां निकालना, अपनी गलतियों को सुधारने के लिए युक्तियों का पता लगाना, दूसरों की कमजोरियों का पता लगाना। देखिए, एक मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति है, मतलब पूरी तरीके से मेंटली हेल्दी व्यक्ति है, तो निम्नलिखित में से कैसा व्यवहार प्रदर्शित करेगा? अगर वो मेंटली हेल्दी है तो उसके द्वारा की गई गलतियों पर पश्चाताप नहीं करेगा। देखिए, अगर आपसे कोई गलती हो गई है और आप उसी के बारे में बार बार सोचते रहेंगे तो आपका दिमाग उसके बुरे ख्यालों से एक तरीके से कूड़ादान बन जाएगा, ठीक है। और उसकी वजह से बाद में आपको रिग्रेशन होगा, पश्चाताप होगा। ये तो आपकी मेंटली जो हेल्थ है वो उससे सफ़र करेगी। इसलिए मेंटली जो स्वस्थ व्यक्ति होता है ना, जो हो गया पास्ट में, उसको बदला तो नहीं जा सकता ना, इसलिए उसके बारे में कोई मेमोरी नहीं रखता है, उसको छोड़ देता है। दूसरों की गलतियां निकालना, दूसरों की गलतियां भी नहीं निकालता है, क्योंकि वो अपने आप में इतना प्रसन्न रहता है और वो एक्सेप्ट करता है कि गलतियां किसी से भी हो जाती हैं। तो दूसरों की गलतियां निकालने वाला भी काम नहीं करता है। अपनी गलतियों को सुधारने के लिए युक्तियों का पता लगाना। अब अगर वो मेंटली हेल्दी व्यक्ति है तो उसे पता है कि उसकी क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या प्रॉब्लम है उसके अंतर्गत, उसके अंदर, है ना, तो उसको कैसे दूर किया जा सकता है, इसके बारे में वो क्या करेगा? पता लगाएगा। दूसरों की कमजोरियों के बारे में पता लगाकर अपना समय व्यर्थ नहीं करेगा। ठीक है, तो मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति इस तरह का कार्य करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये कथन का है, जिस तरीके से कथन वाले क्वेश्चंस आते हैं ना वो है, संकट के समय सामान्यतः असामान्य व्यवहार प्रतिरूप होता है। संकट के समय संकट के समय असामान्य व्यवहार प्रतिरूप होता है, इसका कारण क्या है? ठीक है, पहले तो ये अभी कथन दे दिया फर्स्ट वाला कि संकट के समय सामान्यतः असामान्य व्यवहार प्रतिरूप होता है। व्यवहार, दूसरा उसका कारण बताया इन्होंने, व्यवहार संबंधी व्यतिक्रम संकट काल की रिपोर्टों में प्रतिबिंबित होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? इसका कारण क्या हो सकता है ये बताना है। ठीक है, व्यवहार संबंधी व्यतिक्रम संकट काल की रिपोर्टों में प्रतिबिंबित होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? ए और आर दोनों सत्य हैं, किंतु आर ए की सही कारण नहीं है, और ए और आर सत्य हैं दोनों, और आर सही कारण है। ए और आर दोनों असत्य हैं, आर सत्य है किंतु ए का कारण नहीं हो सकता है। देखिए, बात समझने की कोशिश कीजिए, इस तरीके के क्वेश्चन कंफ्यूज करते हैं। देखिए, बात यहाँ पर लिखी गई है कि व्यवहार संबंधी, पहला बात तो ये है, इसको कारण इसको समझिए कि क्या पूछ रहा है कि संकट के समय सामान्यतः असामान्य व्यवहार प्रतिरूप होता है। जो भी व्यक्ति संकट में होगा वो एक्चुअल में नेचुरल नहीं अपना व्यवहार दिखाएगा, थोड़ा बहुत तो चेंज हो जाएगा। क्या कारण हो सकता है कि व्यवहार संबंधी व्यतिक्रम संकट काल की रिपोर्टों के प्रतिबिंबित होते हैं। अब व्यवहार में जिस तरीके की प्रॉब्लम होती हैं वो संकट काल की रिपोर्ट, मतलब उस तरीके की संकट आपके ऊपर पहले कैसे आए हुए हैं, उसमें आपने किस तरीके से, मतलब आपके अंदर क्या छवि है उस संकट की, उस तरीके के संकट की, उसकी प्रतिबिंबित होते हैं। सपोज करते हैं कि आप एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं, है ना, और आपका भाई आपके सामने है जो एग्ज़ाम देने के लिए जा रहा है, दोनों लोग साथ में जा रहे हैं और आप ऑलरेडी बिल्कुल समय से निकल रहे हैं। लेकिन समय से निकलने के बाद आप चिंतित इस वजह से हो रहे हैं कहीं ऐसा ना हो जाए कि गाड़ी पंचर हो जाए या फिर रास्ते में कोई दिक्कत आ जाए, क्योंकि आपके साथ ऐसा पहले घटित हो चुका है कि आप एग्ज़ाम देने गए हो लेकिन आपकी गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया है, आप समय से नहीं पहुंच पाए हो, है ना। तो उस वक्त आप उस संकट काल की अपनी जो छवि है, मेमोरी है, उसको प्रतिबिंबित कर रहे हो। इस वजह से आप उसके ऊपर चिल्ला भी सकते हो, अपने भाई को नाराज़ भी हो सकते हो, है ना। तो इस तरीके की एक्टिविटी करोगे तो यहाँ पर आंसर क्या हमारा सही होगा? ए और आर दोनों सत्य हैं और आर सही कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक विद्यार्थी के साथ परिचर्चा आयोजित करता है। परिचर्चा का मतलब डिस्कशन आयोजित करता है और उन्हें शिक्षा के उच्चतर माध्यमिक स्तर पर उपयुक्त विषय का चयन करने के लिए समर्थ बनाता है। इस प्रकार का निर्देशन किसे कहा जाता है? तो देखिए, शिक्षा से संबंधित है इसलिए शैक्षिक निर्देशन कहलाएगा। नेक्स्ट है, विषय का महत्व व्यवहार्यता तथा अध्ययन के लिए आवश्यक व्यवहार अहर्ता कहलाता है, ये है ना, अहर्ता, तथा अध्ययन के लिए आवश्यक समय को खालिस्तान के समय ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, अब ये क्वेश्चन रिसर्च का क्वेश्चन है। ठीक है, देखो कई बारी क्या होता है, मैं आपको बताऊं फॉर एग्जांपल कि अगर हमारे पास में क्वेश्चन आया, क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा कि ये किस चीज़ से संबंधित है, तो तुरंत आप जो ऑप्शंस है ना उसको देखो, ऑप्शंस देख के समझ में आ जाता है प्रश्न किस चीज़ में समझ में आ रहा। अब ये बड़ी कठिन हिंदी लिखी हुई है, जैसे मैंने आपको बताया था कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आपको देखना है ना। दोनों में ही जब आप देखोगे ना तो आपको समझ में आएंगे क्वेश्चंस, क्योंकि हिंदी कई बार इतनी क्लिष्ट हो जाती है कि नहीं समझ में आती। और ये नहीं समझ में आ रहा है ना, तो आप तुरंत ना इसको देखो क्या लिखा हुआ है, आंकड़ों को एकत्रित करना, समस्या का चयन करना, आंकड़ों का विश्लेषण, रिपोर्ट लेखन, तुरंत समझ में आ जाएगा कि ये जो है वो किस चीज़ से संबंधित है, रिसर्च से संबंधित है। तो आपको तुरंत देखना है क्या है। अब यहाँ पे क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। विषय का महत्व व्यवहार अहर्ता का तथा अध्ययन के लिए आवश्यक समय को खालिस्तान के समय ध्यान रखना चाहिए।
ठीक है। तो आंकड़ों को एकत्रित करते समय, समस्या के चयन के समय, आंकड़ों के विश्लेषण के समय और रिपोर्ट का लेखन। तो आंकड़ों का विश्लेषण करते समय हमें ध्यान रखना चाहिए विषय का महत्व, ठीक है। अध्ययन जो भी आपने किया है उसके विषय से संबंधित आप आंकड़े लेके आए हैं, उसका विश्लेषण क्या हो रहा है उसका ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन आंकड़ों को संग्रहित किया जाना चाहिए? आंकड़ों की कौन सी विशेषताएं सुसंगत हैं और उनका अध्ययन किए जाने की आवश्यकता है? इस उद्देश्य के लिए किन किन प्रविधियों का उपयोग किया जाए? ऐसे प्रश्नों के उत्तर दिए जा सकते हैं। संबंधित साहित्य का पर्याप्त अध्ययन किया जाता है, समस्या को समुचित रूप से परिभाषित किया जाता है, क्रियात्मक अनुसंधान दोनों व्यवहारत और क्रियात्मक अनुसंधान, ठीक है। अब बताइए क्या है, क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया। पहली बात तो किन आंकड़ों को संग्रहित किया जाना चाहिए? कौन से आंकड़े हैं जिनका कलेक्शन किया जाना चाहिए? पहली बात ये बोल रहा है कि आंकड़ों को संग्रहित किया जाना चाहिए। आंकड़ों की कौन सी विशेषताएं सुसंगत हैं और उनका अध्ययन किए जाने की आवश्यकता है। ये देखना है कि कौन सी ऐसी विशेषताएं जो सुसंगत हैं और उनका अध्ययन किया जाना चाहिए। इस उद्देश्य के लिए किन किन प्रविधियों का उपयोग किया जाए, ठीक है। इस उद्देश्य के लिए कौन सी प्रविधियां, कौन सी विधियां हमको उपलब्ध करनी है, ये क्वेश्चन पूछा है। तो संबंधित साहित्य का पर्याप्त अध्ययन किया जाए, समस्या को समुचित रूप से परिभाषित किया जाए, क्रियात्मक अनुसंधान। तो देखिए, समस्या को अगर हम समुचित रूप से परिभाषित नहीं करेंगे तो हमारा अनुसंधान का प्रोसेस किस तरह से आगे बढ़ेगा। ये भी सही हो सकता है संबंधित साहित्य का पर्याप्त अध्ययन किया जाए, लेकिन जब दो रेलेवेंट आंसर होते हैं तो ज़्यादा रेलेवेंट क्या है उस पर जाना चाहिए। तो समस्या को समुचित रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर आपको क्या लिखना है? आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अनुसंधानकर्ता व्यवहारिक स्थितियों में आरोपित उचित नियंत्रण के साथ छात्रों की उपलब्धि पर पुनर्वलन के प्रभाव का अध्ययन कर रहा है। इस स्थिति में किए जाने वाले अनुसंधान को क्या कहते हैं? तो इस अनुसंधान को क्या कहते हैं? जब व्यवहार पर आधारित होता है तो व्यवहारगत अनुसंधान कहा जाता है। बीमात्मक प्रतिदर्शन की विधि किससे सादृश्य है? सादृश्य का मतलब होता है किसकी तरह है। सादृश्य का मतलब क्या होगा? किसकी तरह है, किसकी जैसी दिखाई देती है। तो देखिए, अनुपातिक प्रतिदर्शन का प्रतिबलित रूप अवस्था प्रतिदर्शन उपकरणों की रचना समुचित रूप से की जाती है, आंकड़ों को समुचित रूप से व्यवस्थित किया जाता है। बीमात्मक में आंकड़ों को समुचित रूप से व्यवस्थित किया जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, याद कर सकते हो तो याद कर लेनी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। साक्षात्कार को सेवार्थी की समस्या का विश्लेषण करने हेतु सर्वोत्तम साधन माना जाता है। क्यों माना जाता है? इसे आयोजित करना अत्यंत सरल होता है, इससे आरंभ की जानकारी प्राप्त होती है, ये परामर्श में मददगार होता है, इसे आसानी से रिकॉर्ड किया जा सकता है। साक्षात्कार को सेवार्थी की समस्या का विश्लेषण करने वाला, ये गाइडेंस एंड काउंसलिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। इसको ध्यान से समझ लो, क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है, तब तो आंसर पर पहुंचोगे कि गाइडेंस एंड काउंसलिंग की बात की जा रही है। तो साक्षात्कार होता है ना, जब आपके पास में सपोज आप एक साइकोलॉजिस्ट हैं, आप डॉक्टर हैं, आपके पास में कोई एक आ रहा है जो पेशेंट है आपका, और आप उसके साथ में क्वेश्चन आयर कर रहे हैं, तो आप उससे क्वेश्चंस पूछेंगे, तभी तो आप जाके उसकी प्रॉब्लम को समझेंगे। तो इसे साक्षात्कार को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्यों दी जाती है? इसे आयोजित करना अत्यंत सरल होता है, ये तो कोई रीज़न नहीं हुआ। ये आरंभिक जानकारी प्रदान करता है,
ये भी रीज़न नहीं हुआ। इसे आसानी से रिकॉर्ड किया जा सकता है, ये भी रीज़न नहीं हुआ। रीज़न ये होता है कि यह परामर्श में मददगार होता है। मतलब आप जब काउंसलिंग करेंगे या फिर उसको बताएंगे कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उसमें यह मददगार होता है। इस वजह से साक्षात्कार किए जाते हैं। ठीक है, तो आंसर नंबर क्या हुआ सही? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिभुजन एक पद्धति है जिसमें निम्नांकित में से किसका प्रयोग शामिल है? समान प्रकारों के दो अनुसंधान, भिन्न परिणाम देने वाले अनुसंधान उपकरणों का, या विभिन्न पहलुओं को मापने वाले 3 अनुसंधान उपकरणों का, 2 या 2 से अधिक ज़्यादा अनुसंधान के उपकरणों का। जो त्रिभुजन की बात आती है ना, तो इसमें आंसर होगा हमारा 2 या 2 से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई अन्वेषक का मतलब जो खोज कर रहा है ना। कोई अन्वेषक तटवर्ती क्षेत्रों में माताओं के शैक्षणिक स्थिति और छात्रों की शैक्षणिक उपलब्धि के बीच में सहसंबंध निकालना चाहता है। अनुसंधान अभिकल्प की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सहायक होगी? तो देखो, क्वेश्चन ध्यान से समझो, क्या पूछ रहा है। पहले तो ये बात पूछ रहा है वो कि तटवर्ती क्षेत्रों में, तो पहले तो तटवर्ती क्षेत्रों में जाना पड़ेगा। फिर माताओं की शैक्षणिक स्थिति, वहाँ पे जितनी भी लेडीज़ होंगी जो माताएं हैं उनकी शैक्षिक स्थिति को देखना होगा। ठीक है, उसके बाद में शैक्षणिक उपलब्धि, छात्रों की शैक्षणिक उपलब्धि को देखना होगा। उसके बाद दोनों में सहसंबंध निकालना पड़ेगा कि दोनों में क्या सहसंबंध है। तो उसके पहले ऐतिहासिक विधि तो नहीं लगेगी ना, इसमें प्रयोगात्मक विधि भी नहीं लगेगी, कार्योत्तर विधि भी नहीं लगेगी। आपको सर्वे करना पड़ेगा, उधर का सर्वेक्षण करना पड़ेगा। इस वजह से इसका आंसर होगा क्या? सर्वेक्षण मेथड। आगे बढ़ते हैं। यदि शैक्षणिक अनुसंधान में व्याख्या और सारांश के लिए समान प्रकार के कई अध्ययनों के औसत परिणामों पर विचार किया जाए तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन समझ लीजिए। यदि शैक्षणिक अनुसंधान में व्याख्या और सारांश के लिए समान प्रकार के अध्ययनों के औसत परिणामों पर विचार किया जाता है, ठीक है, तो इसका आंसर होता है मेटा विश्लेषण। मेटा विश्लेषण की डेफिनेशन आप नोट कर लीजिएगा। जब ये सारे आपको डेफिनेशंस पढ़ाई हैं उसमें ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी, एक बार डेफिनेशन ज़रूर देख लीजिएगा। सेकंड है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहसंबंध गुणांक आकलित करने हेतु निम्नांकित में से किस प्रविधि के लिए दोनों चरों की विशेषताओं को नामित मापनी के आधार पर वास्तविक द्वितत्व की मान्यता आवश्यक होती है? तो इसके लिए भी आंसर आप नोट कर लीजिए, बिंदु द्वितत्व पंक्ति गुणक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शैक्षणिक अनुसंधान शैक्षणिक निष्पादन एवं अभिप्रेरणा के मध्य संबंध देखने हेतु एक तीसरे चर जैसे सामाजिक आर्थिक स्तर के प्रभाव को नगण्य बनाता है। ऐसी दशा में सहसंबंध की कौन सी प्रविधि समीचीन होगी? तो इसमें भी आप नोट कर लीजिए ये स्टेटमेंट करके किस तरीके का क्वेश्चन आता है। तो इसमें लिखना है परस्पर निर्भरता, है ना, क्योंकि अब पकड़ के डेफिनेशन याद करने का समय तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य वितरण में तीनों केंद्रवर्ती मानों की क्या स्थिति होती है? तीनों ही मान एक ही बिंदु पर अवस्थित होते हैं। ठीक है, इसमें ना ये आंसर ही लिख दिया है, ये आंसर ही है, तीनों मान एक ही जगह पे अवस्थित होते हैं। इसका आंसर यही है ना। 50 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जब नहीं बात आती है ना, तो नहीं को आपको फोकस करना है, याद रखना है उसको, ठीक है। तो नहीं है वाली बात पूछी जा रही है, तो नहीं में
क्या पूछ रहा है ये देखो। सहसंबंध कारण कार्य संबंध का परिसूचक है। नकारात्मक विषमता की दशा में मध्यमान का मान मापनी के निचले छोर की ओर झुकेगा। काई स्क्वायर एक वितरण मुक्त परीक्षण है और पियर्सन की विधि से सहसंबंध अगणित करने हेतु दोनों चरों में सरल रेखीय संबंध होना चाहिए या होना आवश्यक है। तो इसका आंसर नोट कर लीजिए, कौन सा कथन सही नहीं है। तो यही कथन है, नकारात्मक विषमता की दशा में मध्यमान का मापनी के निचले स्तर पर झुकेगा। ठीक है, ये वाला ग्राफ आता है ना, जिसमें हम निचले स्तर पर झुकते हैं जब हम नेगेटिव वाली बात करते हैं तब। ठीक है, चलिए ये हो गए हमारे आज के क्वेश्चन। आई होप कि आपको अच्छे लगे होंगे या फिर आपके लिए फ़ायदेमंद रहेंगे। जब आप पेपर देने जाएंगे तो कुछ हो सकता है ऐसे आपको एक तरह से एक्सपीरियंस मिलेगा कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, है ना। चलिए आज इस वीडियो को यहीं करते हैं फिनिश, और बहुत जल्द मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम फर्स्ट जो पेपर है हमारा उसके जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं लास्ट मिनट डिस्कशन वाले, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो उस के लिए आप ज़रूर मेरे साथ जुड़िएगा रात को 10 बजे। और इस वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं। अच्छा लगा हो, बेनिफिशियल हो तो लाइक करते जाना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ में। क्वेश्चन से एक बार ज़रूर पढ़ लेना, कहीं पे भी कन्फ्यूज़न हो ऑप्शंस में तो थोड़ा सा गूगल कर लेना। अगर आपके पास नोट्स हैं तो नोट्स से देख लेना, ताकि जो कन्फ्यूज़न हो वो दूर हो जाए, है ना। और चलिए मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। बाय बाय।